मेरा नाम अफजल खान है और ये कहानी तकसीम हिंद से पहले की है। हर इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार नशेब व फराज आते हैं, मगर मेरी ज़िंदगी ऐसे नशेब व फराज से भरी पड़ी है जिससे मैं आज भी सोचता हूँ तो रूह तक कांप जाती है कि क्या वाकई वो सब मेरे साथ हुआ था जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। शायद किसी को यकीन आए ना आए, मगर ये सच है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अगर आज इस दौर में मेरी उम्र के लोग जिंदा हैं तो ना उन्होंने और ना ही मैंने अपनी जवानी में सोचा होगा कि दुनिया इस कदर तरक्की कर जाएगी। इंसान चांद के अलावा दूसरे सियारों तक घूम आएगा, तेज तरीन जहाज बनाएगा और मीलों का सफर घंटों में तय करेगा। मोबाइल से घर बैठे लाखों मील दूर अपनों से बात तक कर पाएगा। दुनिया की सारी मालूमात एक छोटे से मोबाइल में लिए फिरेगा। किसी भी मुल्क या शहर को तबाह करने के लिए एटम बम या हाइड्रोजन बम तैयार करेगा। बाकी ये सब बातें हमने अपनी जवानी या लड़कपन में ना सोची थी, ना इनका कोई तसव्वुर था। मैं तो उस दौर में पैदा हुआ था जब सफ़र करने के लिए बैल, घोड़े या सवारी के दूसरे जानवर इस्तेमाल होते थे, जब लड़ाई के लिए डंडे, सोटे, छुरी या चाकू या तलवार वगैरह का इस्तेमाल होता था। बंदूक और पिस्तौल तब भी थी, मगर चंद लोगों के पास, जिनमें से कुछ पुलिस अफसरों और संतरियों के पास और कुछ जागीरदारों और जमींदारों के पास, जो ज़्यादातर अंग्रेज सरकार के पिट्ठू थे। मैं आज बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अपनी उम्र के 100 साल पूरे करने वाला हूँ। ना जाने जिंदगी कब साथ छोड़ जाए और मैं वो सब बातें अपने सीने में दफन लिए इस दुनिया से चला जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी आप बीती आप सबके गोश गुजार कर जाऊँ, जिससे मेरे दिल का भी बोझ हल्का हो जाएगा और आपको भी कुछ ऐसे हैरत अंगेज बातों का पता चल जाएगा जिसके मुतल्लिक शायद आपने सोचा भी ना हो। जी हाँ, ये सब ऐसे ही हैं जैसे किसी पुराने दौर के लोग जिंदा हो जाएं और आज की तरक्की को देखकर वो इसे जादू ही कहेंगे। जी हाँ, जादू, एक ऐसा फरेब जिसका आम इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। आज के दौर में कोई उसे आंखों का धोखा कहता है, कोई इसे नज़रबंदी और कोई कुछ, लेकिन ये हकीकत है कि जादू का वजूद है जो सदियों से चला आ रहा है। इसकी इब्तिदा तब हुई जब अल्लाह ताला ने इसे 2 फरिश्तों के हाथ देकर ज़मीन पर उतारा, जिनमें से एक हारूत था और दूसरा मारूत, और उन्हें सख्ती से हिदायत की कि लोगों को इनके बारे में इंतबाह किया जाए कि इसके सीखने वाला सख्त नुकसान उठाएगा और जहन्नुम का मुर्तकिब होगा। लिहाजा इस बात से साबित होता है कि दूसरे कामों की तरह लोगों के लिए ये भी एक आजमाइश थी, लेकिन करने वालों ने इसे किया अपने मुफाद हासिल करने के लिए, दूसरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने के लिए। काले इल्म यानी काले जादू के जोर से कई जिंदगियां छीनी गईं, कई घर बर्बाद हुए, कई इज्जतें तार तार हुई, लेकिन करने वाले ना रुके ना ही बाज आए। ये एक ऐसी दलदल है जो इसमें एक दफ़ा अपना पाँव रखता है वो धंसता ही चला जाता है। आज पाकिस्तान को बने कई साल बीत गए, लेकिन आज भी कई गली कूचों और वीरान जगहों पर ये गंदा काम चल रहा है। चंद पैसों के एवज दूसरों के मालो जान से खेल जाते हैं, ये भी परवाह नहीं करते कि कल इनका अंजाम क्या होने वाला है। ना करने वाले को डर है, ना करवाने वाले को, जबकि दोनों पक्के जहन्नमी हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा असल कहानी से हट गया। हाँ, तो मैं बता चुका हूँ कि मेरा पूरा नाम अफजल खान है। बाप का नाम फजल खान था। हम 2 भाई और एक बहन थी। अकबर खान मुझसे 2 साल बड़ा था और मेरी बहन मुझसे 3 साल छोटी थी, जिसका नाम जरीना था। मैं आपको जिस दौर का वाकया सुनाने जा रहा हूँ, उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 24 साल थी। मेरी जवानी का दौर था। ज़ात का पठान था, रंग रूप भी खूब था, कद काठ और हाथ पैर का भी बेहद तगड़ा था। मैं और मेरा ख़ानदान इस वक्त हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव माधोपुर में रहता था। मेरा बाप नहायत ही शरीफ और एक सादा इंसान था। सारा दिन मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा बाप मिट्टी के बर्तन बनाते, और जब वो बर्तन तैयार हो जाते तो मेरा बड़ा भाई और बाबा उन्हें ले जाकर दूसरे गांव में एक दुकान वाले को बेच आते। हम अपने बाप को बाबा कहकर बुलाते थे। बचपन से लेकर जवानी तक हमने अपने घर में गरीबी ही देखी थी। कभी बर्तन बिक जाते और कभी बाबा और भाई मायूस होकर लौट आते। घर में जो रूखा सूखा होता हम मिल बांट के खा लेते, लेकिन मेरे बाबा और मेरी माँ हर हाल में रब्बे कायनात का शुक्र अदा करते कि तूने जिस हाल में भी रखा है तेरा शुक्र है। दिल में कुड़ता रहता कि क्या है हमारे पास, खाने को अच्छी खुराक नहीं, रहने को ये झोंपड़ी नुमा घर। जब भी बारिश होती हमारे आधे घर में पानी घुस आता। बारिश के पानी से हमारे फटे पुराने बिस्तरे भी भीग जाते। मेरा भाई और बहन इन बातों की ज़्यादा परवाह न करते थे। शायद वो इन सब बातों के आदी हो चुके थे। वक्त ने उनको सब्र सिखा दिया था
और मैं था कि हर वक्त कुछ बड़ा करने का सोचता रहता था कि कैसे ढेर सारी दौलत कमा सकूं और अच्छा सा घर ले सकूं, ज़मीन जायदाद हो, अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर सकूं, वर्ष दुनिया का हर ऐशो सुकून अपने घर वालों को दे सकूं। लेकिन सब कुछ ही बैठे बिठाए नहीं मिलता, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं से हमको कुछ छुपा हुआ खजाना मिल जाएगा, राह चलते कोई बड़ी रकम पड़ी हुई मिल जाएगी, मगर ये सब खाम ख्याली है, दिल को तसल्ली देने के मुतरादिफ है ये सब बातें। ऐसा नहीं कि ये सब के साथ ही हो। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो किस्मत के बहुत यावर होते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग इस उम्मीद आसरे पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं कि शायद कल उनका भी अच्छा वक्त आ ही जाएगा, और यही सोचते सोचते इंसान कब्र की गहराइयों में दफन हो जाता है। मैं भी हर वक्त इन्हीं ख्यालों में खोया रहता था कि शायद कोई खजाना मेरे हाथ भी लग जाए या कहीं से रुपए पैसों की गठड़ी मेरे हाथ भी लग जाए। जबकि ये सब तो दूर, मुझे तो उस दौर में कभी ज़मीन पे पड़ी एक दमड़ी भी ना मिली। बाप ने उस गांव के छोटे से स्कूल में हम दोनों भाइयों को पढ़ाने की कोशिश की। अकबर को तो बिल्कुल भी पढ़ने का शौक नहीं था, इसलिए वो तो दूसरी जमात से ही छोड़ गया। मैंने भी रो धो के 5 जमातें पास कर ही ली थी, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख गया था। और छोटी बहन जरीना बचपन से ही घर में माँ बाप के साथ कामों में हाथ बिटाती थी। वैसे भी उस दौर में लड़कियों को स्कूल में पढ़ाना मायूब समझा जाता था। मेरा जी घर के कामकाज में ज़रा कम ही लगता था, और ना ही मैं भाई बाबा के साथ उनके काम में हाथ बटाता था। मुझे तो बस एक ही काम आता था और वो थी मेरी आवारगी अपने दोस्तों के साथ। हम 3 ही दोस्त थे। एक आरिफ था जो गांव में इमाम मस्जिद का बेटा था, और दूसरा हमारे गांव के जमींदार और मुखिया राम गोपाल का बेटा अनंत गोपाल था तो वो बड़े बाप का बेटा, मगर उसका बाप राम गोपाल नहायत कंजूस और कड़वी तबीयत का मालिक था। सूद पर लोगों को कर्जा देता था, बाकी उसकी ज़मीन और कारोबार के दूसरे मामलात उसके हवारी संभालते थे। अनंत के घर में रुपए पैसे की कमी ना थी, मगर बाप से उसे खर्च करने के लिए टूटी कौड़ी भी ना मिलती थी। वो जब भी बाप से कुछ मांगता, उसका बाप उसे खरी खरी सुना देता कि बेटा जो भी लेना है अपने जोरे बाजू से कमा के लो, ताकि तुम्हें पता चले कि दौलत कैसे बनाई जाती है। मैंने पाई पाई जोड़ के आज ये सब इकट्ठा किया है। मेरे पिता ने मरते वक्त एक बैल और चंद गज जमीन ही दी थी। मैंने कई सालों की मेहनत से आज ये सब बनाया है, और मैं हरगिज नहीं देख सकता कि मेरी इतनी सालों की मेहनत तुम अय्याशी में उड़ा दो। हाँ, जो तुम्हारी घरेलू जरूरियात हैं वो पूरी होती रहेंगी। तुम्हारी रोटी कपड़ा हम पूरे किए देते हैं, और तुम क्या चाहते हो? वैसे भी अब तुम जवान हो गए हो, खेलने कूदने की उम्र अब गुजर चुकी। जाओ कहीं खेतों में जाकर हल चलाओ या दूसरे कामों में मेरी मदद किया करो। हर वक्त आवारागर्दी करते रहते हो या खा पी कर सोए रहते हो। कोई ढंग का काम किया है तुमने आज तक? पिताजी गुस्से में बोले जाते, और अनंत था कि एक कान से सुनता दूसरे कान से आराम से निकाल देता। वो इन तकरीरों का आदी हो गया था। वैसे भी 3 बहनों का इकलौता भाई था। बहनों और माँ के लाड प्यार ने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया था। दूसरा, उसे पता था कि वो सारी जायदाद का तकरीबन इकलौता वारिस है। वो क्यों करे कोई काम? ये सब काम तो घर के नौकर चाकर करते हैं, मगर इकलौता बेटा होने के बावजूद उसका बाप उसे किसी खाते में न लाता था। माँ ही थी जो चोरी छुपे उसे कुछ खर्चे के लिए पैसे दे देती थी, और कभी कभार वो अपनी बहनों को भी चूना लगा लेता था, और वो बड़े मजे ले लेकर अपने कंजूस बाप की नसीहतें हमें आकर सुनाता। मैं और आरिफ हंसते रहते। आरिफ भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। बाप सारा दिन मस्जिद में 5 वक्त की नमाज और बच्चों को कुरान पाक पढ़ा देता, और गांव के लोग उसके इवज इमाम साहब को कुछ राशन और अनाज दे दिया करते थे। ईद बकर ईद पर कुछ पैसे भी मिल जाते, गर्ज उनका गुजारा भी हो ही जाता था। आरिफ घर में सबसे बड़ा था। इससे छोटा आबिद और 2 छोटी बहनें थी। इमाम साहब चाहते थे कि आरिफ अब उनकी जिम्मेदारी संभाले, मगर वो भी हमारी तरह घूमने फिरने का रसिया था। आवारागर्दी उसकी भी नस नस में भरी पड़ी थी। फिर वो किस तरह हमसे पीछे रह सकता था? मतलब हम तीनों दोस्त अपने अपने घर वालों के लिए बेकार थे, किसी ना काम के। इसीलिए शायद हमारे घर वालों ने हम तीनों को हमारे हाल पर छोड़ दिया था। काश उस वक्त हमने अपने घर वालों की बात मान ली होती। कहानी अभी जारी है, दूसरा हिस्सा देखें।